4 अगस्त 2019 रात के करीब 11 बजे दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अनजाना तनाव महसूस किया जा सकता था। एक काली गाड़ी धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ती है। गाड़ी बिना किसी शोर के गेट पर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उस रात ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। उस रात एक ऐसा फैसला लिया जाने वाला था जो 70 साल पुरानी व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देता। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर घाटी में कुछ अजीब होने लगा था। लोग अपने फोन से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कॉल फेल हो रही थी। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे बंद होने लगे, इंटरनेट गायब हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह ठप होने लगे। राजनीतिक नेता एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी तक पहुंच नहीं पा रहा था। और फिर अचानक एक एडवाइजरी जारी होती है। अमरनाथ यात्रा तुरंत रोक दी जाती है। हजारों श्रद्धालुओं को घाटी छोड़ने के लिए कहा जाता है। अब कश्मीर में हर किसी को महसूस होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या और क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा 70 साल पीछे। कश्मीर, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इस खूबसूरत वादी का इतिहास हमेशा से इतना शांत नहीं रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। इस पर डोगरा राजवंश का शासन था। 1925 में महाराजा हरि सिंह ने सत्ता संभाली। एक तरफ एक हिंदू शासक और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल आबादी। यहीं से असंतुलन की शुरुआत हुई। 1930 के दशक में कश्मीर में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला जैसे नेता उभरकर सामने आए। उन्होंने राजनीतिक सुधारों की मांग की, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा जटिल होते चले गए। फिर आया 1947, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। प्रिंसली स्टेट्स को विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। वे चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बना रहे। लेकिन अक्टूबर 1947 में हालात अचानक बदल गए। पाकिस्तान की ओर से ट्राइबल लड़ाके और सशस्त्र लोग कश्मीर में घुस आए। उन्होंने तेजी से इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बारामूला तक हमलावर पहुंच चुके थे। श्रीनगर खतरे में था। स्थिति बेहद गंभीर हो गई। महाराजा हरि सिंह के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने साफ कहा, मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर भारत में शामिल होगा। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। हमलावरों को पीछे ढकेलना शुरू किया गया। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया। कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। सीज फायर हुआ और कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यहीं से शुरू हुआ कश्मीर विवाद। इसके बाद 1949 में जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था, तब कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया। इसे आर्टिकल 370 कहा गया। इस प्रावधान के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। भारत की संसद सिर्फ 3 विषयों पर कानून बना सकती थी: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी सभी मामलों में राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन 1957 में वो संविधान सभा भंग हो गई और इसके साथ ही आर्टिकल 370 को हटाने का रास्ता लगभग बंद हो गया। इसके बाद 1954 में एक और प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 35 से। इसने राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार दिए। सिर्फ वही लोग जमीन खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी पा सकते थे और राज्य में स्थायी रूप से बस सकते थे। भारत के बाकी हिस्सों के लोग इन अधिकारों से वंचित थे। समय के साथ कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों के बीच दूरी बढ़ती गई। फिर 1980 और 90 के दशक में हालात और खराब हो गए। पाकिस्तान की ओर से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। आतंकवाद तेजी से बढ़ा। 1990 में स्थिति बेहद हिंसक हो गई। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। टूरिज्म खत्म हो गया। युवाओं में गुस्सा और असंतोष बढ़ता गया। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कोई भी आर्टिकल 370 को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर आया 2014, जब भारत को नया प्रधानमंत्री मिला और पहली बार आर्टिकल 370 राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। सरकार ने इस पर पुनर्विचार की बात कही। 2015 में जम्मू और कश्मीर में गठबंधन सरकार बनी, लेकिन विचारधाराओं में टकराव लगातार बढ़ता गया। 2018 में सरकार गिर गई। राज्य में गवर्नर रूल लागू हुआ। कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब राज्य की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ चुकी थीं। यहीं से एक नई संभावना सामने आई। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई। हर पहलू को बारीकी से समझा गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अब भी आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है? और जवाब मिला, हां, लेकिन एक नए तरीके से।
2019 में कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं। राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पूरी घाटी को नियंत्रित कर लिया गया। 4 अगस्त की रात तक कश्मीर पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था। और फिर आया 5 अगस्त का दिन। सुबह राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के जरिए संविधान के एक प्रावधान की व्याख्या बदल दी गई, जिससे आर्टिकल 370 को हटाने का रास्ता खुल गया। कुछ ही देर बाद संसद में प्रस्ताव पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही आर्टिकल 35A को हटाने और जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन का बिल भी पेश किया गया। संसद में इस पर चर्चा हुई, फिर वोटिंग हुई। राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया। अगले दिन लोकसभा में भी इसे मंजूरी मिल गई और उसी के साथ एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे दशकों तक नामुमकिन माना जाता था। आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 35 हटा दिया गया। जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित किया गया। इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब पहली बार भारत का संविधान पूरी तरह जम्मू और कश्मीर में लागू हो गया। 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया जिसने न सिर्फ एक कानून को खत्म किया बल्कि एक नए दौर की शुरुआत भी की। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की राजनीति और कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया।